देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आपके साथ मैं हूं प्रद्युम्न शर्मा। खास पेशकश में आज हम चर्चा करेंगे अमेठी में स्मृति वर्सेस रॉबर्ट वाड्रा को लेकर। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल मच चुकी है। कहीं पार्टी से दरबदर हो रहे हैं तो कहीं प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। जहां एक और कांग्रेस के प्रत्याशी एक एक कर पार्टी से किनारा कर रहे हैं, तो वहीं अब आपको बता दें कि अमेठी सीट पर कांग्रेस सस्पेंस खत्म कर सकती है। इस सीट से सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा उम्मीदवार हो सकते हैं। इसके संकेत खुद वाड्रा ने दिए हैं। ऐसा होता है तो अमेठी सीट पर एक बार फिर दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। तो वहीं इस सीट से बीजेपी ने एक बार फिर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को उम्मीदवार बनाया है। वाड्रा ने कहा है कि अमेठी की जनता चाहती है कि इस सीट से उनकी नुमाइंदगी करें। बता दें कि वाड्रा की सियासी पारी को लेकर कई बार अटकलें लग चुकी हैं। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा है कि मैं तो चाहूंगा कि जो भी अमेठी का सांसद हो वो अमेठी की प्रगति की बात करे, सुरक्षा की बात करें, भेदभाव की राजनीति ना करे। लेकिन अभी की जो अमेठी सांसद हैं उनसे वहां के लोग बहुत परेशान हैं। उनको लगता है कि उनसे गलती हुई है क्योंकि उनका वहां ज्यादा आना जाना नहीं है। उनके बस यही काम रहते हैं कि गांधी परिवार पर इल्जाम लगाएं और शोर शराबा करें। तो वहीं अमेठी रायबरेली सीटों पर बताने की कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा, ये सवाल फिलहाल हर किसी के मन में है। इसी बीच प्रियंका वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा ने बड़ा बयान भी दे दिया। रॉबर्ट वाड्रा ने चुनावी राजनीति में एंट्री करने के संकेत दे दिए। तो इसी मुद्दे पर करेंगे खास पेशकश में आज चर्चा। खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले बयान और एक रिपोर्ट दिखाएंगे। जब अमेठी के लोगों को लग रहा है कि उन्होंने गलती की कि स्मृति जी को जिताया और राहुल को वहाँ से जो भी है कि कोई और कंस्टिट्यूएंसी ढूंढनी पड़ी या जो भी है, पर मुझे लग रहा है कि वो चाहते हैं कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य वापस आए। वहाँ वो भारी बहुमत से जिताएंगे। यहाँ तक कि वो मेरे से भी प्रेरणा करते हैं और आशा करते हैं कि मैं वहाँ अपना पहला कदम अगर राजनीति में रखता हूँ और सांसद बनने की सोचता हूँ तो मैं अमेठी को ही रिप्रेजेंट करूँ। हमें अभी तक वाड्रा जी की तरफ से कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। कांग्रेस पार्टी में अगर उन्होंने आवेदन किया हो तो उनकी सासू माँ जाने, उनके साले साहब जाने। भारतीय जनता पार्टी को भी कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की हताशा और हार के डर में भाजपा नेताओं का फ्रस्ट्रेशन देखकर मुझे तरस आता है। अमेठी से रॉबर्ट वाड्रा जी लड़ेंगे कि राहुल गांधी जी लड़ेंगे या कोई कार्यकर्ता लड़ेगा, इस पर सवाल उठाने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी को किस हैसियत से मिला है? बीजेपी किस कैपेसिटी में इस पर टिप्पणी करती है? सच्चाई यह है कि भारतीय जनता पार्टी को हार का डर इतना सता रहा है कि अब ये भी देख रहे हैं कि कांग्रेस से कौन लड़ेगा, कौन नहीं लड़ना चाहिए। अरे जनता तय करेगी अमेठी की उनका सांसद कौन बनेगा। इस लोकतांत्रिक देश में सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। कांग्रेस पार्टी जो भी चुनाव में टिकट मांगते हैं हम उनका स्वागत करते हैं। हम उनके बारे में जानकारी जुटाते हैं, उनको चुनाव में भेजते हैं। अब बीजेपी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है ना कि जो सिर्फ नागपुर से तय होंगे कैंडिडेट। उत्तर प्रदेश में यूं तो लगभग कई सारी लोकसभा सीटें हैं जिसको लेकर चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन दो सीट ऐसी हैं जिसको लेकर सबसे ज्यादा चर्चाएं चलती हैं, जिसे हॉट केक कहा जाता है। कांग्रेस की परंपरागत सीट किला कहा जाता है, वो है रायबरेली और अमेठी। वहीं अब अमेठी को लेकर एक नई चर्चा सामने है। जी हाँ, अमेठी को लेकर जहां कहा जा रहा था कि राहुल गांधी चुनाव लड़ सकते हैं, रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती हैं, वही एक नई चर्चा सामने आई है कि अमेठी से प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा चुनाव लड़ सकते हैं। जहां इस चर्चा के सामने आने के बाद खुलकर राजनीतिक दलों में एक के बाद एक चर्चा और परिचर्चा और कहा जाए रिएक्शंस के दौर देखने को मिल रहे हैं। वहीं खासतौर पर विपक्षी पार्टियों का कहना है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी या बाकी दल हो, उनका कहना है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक भविष्य का डर है प्रियंका गांधी वाड्रा को, और शायद यही वजह है कि नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति को आगे किया जा रहा है, यानी रॉबर्ट वाड्रा को चुनाव लड़ने के लिए आगे किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस पार्टी खुलकर तो कुछ नहीं कह रही, लेकिन ये साफ है कि रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से हामी भरी गई है कि उन्हें चुनाव लड़ने से कोई ऐतराज नहीं। अब कांग्रेस इस पूरे मामले में क्या फैसला लेती है, वही कांग्रेस जिसने न सिर्फ बैठकें करके बल्कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बाकायदा बैठक करके नाम आगे भेजे हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के। और अब देखना होगा कि गांधी परिवार नहीं तो क्या गांधी परिवार में से ही कोई चुनाव लड़ेगा अमेठी से, और क्या वो रॉबर्ट वाड्रा होंगे। कैमरामैन अरशद के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने बयान भी सुने और साथ ही साथ आपने जिस तरीके से हमारी खास रिपोर्ट भी देखी, अब इस चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं।
इंदुकान दीक्षित हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इंदुकान जी, आपको स्वागत करता हूं इंडिया न्यूज पर। साथ ही साथ आपको बता दें कि दिलीप यशवर्धन है, राजनीतिक विश्लेषक, आपका स्वागत करता हूं। मनीष अग्रवाल है, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी स्वागत करता हूं। चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। इंदुकान जी, जिस तरीके से लगातार अब देखने को ये मिल रहा है कि कांग्रेस के जो दामाद जी हैं वो भी अब चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनकी तरफ से खुद ये बात कही गई है कि अब लोग चाहते हैं तो मैं जरूर चुनाव लड़ूंगा। लेकिन अब स्मृति ईरानी वर्सेस रॉबर्ट वाड्रा भी हो सकते हैं। जो स्थिति है और परिस्थिति है किस हिसाब से बनती हुई नजर आ सकती हैं? मेरी आवाज आ रही है? जी जी। देखिए, जिस तरह से रॉबर्ट वाड्रा ने आगे आगे स्वयं कहा है कि अमेठी की जनता चाहती है कि हम यहां से चुनाव लड़ें, ये स्पष्ट तौर पे ये संकेत करता है कि उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं खुलकर लगभग सामने आ गई हैं। आपने देखा होगा कि पिछले भी चुनाव में कई बार वो राहुल गांधी जी के साथ यात्राओं में शामिल हुए, प्रचार में गए और खुलकर कई बार उन्होंने पिछले हमें लगता है लगभग एक दशक में कई बार ये इच्छा जाहिर की है कि वो भी राजनीति में आना चाहते हैं, अर्थात गांधी नेहरू परिवार से जुड़ करके उनकी राजनीतिक सत्ता को, उनकी राजनीतिक विरासत को संभालना चाहते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो राजनीतिक गुर गांधी नेहरू परिवार में लह कर लोग जानते हैं, बचपन से उनके खून में होता है, वो रॉबर्ट वाड्रा के जो डिफरेंट बयान आते हैं, जो उनका कामकाज का तरीका है, जो बिजनेस का तरीका है, वो सूट नहीं करता है। लेकिन फिर भी ये राजनीति है, लोकतंत्र है, किसी को भी अपना भाग्य आजमाने का अधिकार है। और अगर वो चुनावी मैदान में वास्तव में उतरेंगे तो ये देखने वाली बात होगी कि उन्हें कितना वोट मिलता है। और जो आशंका हमें लगती है कि शायद जब राहुल गांधी स्मृति ईरानी के सामने नहीं टिक सके और दोबारा आने की हिम्मत भी नहीं जुटाया उन्होंने, तो ऐसे में रॉबर्ट वाड्रा को कोई खास वोट मिलेगा या पब्लिक सपोर्ट मिलेगा, उनका कोई पब्लिक में ऐसा कोई योगदान है, ऐसी बात है नहीं। तो अगर कहीं बुरी हार हुई तो ये कांग्रेस के गांधी नेहरू परिवार के लिए बहुत ही शर्मनाक स्थिति होगी। लिहाजा राजनीतिक तौर पर इस तरह की इमेच्योर एक्ट होने के चांसेस हमें कम लगते हैं, लेकिन होता है तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। जी ठीक है। दिलीप यशवर्धन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दिलीप जी, इस तरीके की परिस्थिति लगातार अब इंदुकान जी ने बताई कि ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर हार हुई तो कहीं ना कहीं शर्मनाक स्थिति भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। लेकिन लगातार रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से ये भी कहा गया है कि मौजूदा सांसद जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार पर आरोप लगाती हैं, बेबुनियाद आरोप लगाती हैं, जनता उनसे परेशान हो चुकी है। अब रायबरेली की सीट की अगर हम बात कर लें और सीटों की बात कर लेते हैं तो लगातार देखने को मिलता है कि कांग्रेस की परंपरागत सीटें रही हैं, लेकिन वहां पर भी स्थिति अब डामाडोल होती हुई नजर आ रही है। ये जो नया एक एक्शन लिया जा रहा है, इसका कुछ फल मिलता हुआ नजर आएगा? कांग्रेस अगर रॉबर्ट वाड्रा को अमेठी से या रायबरेली से या यूपी की जो परंपरागत सीटें हैं कांग्रेस की, वहां से कहीं से भी चुनाव लड़ाने का विचार अगर बना भी रही है तो मेरे हिसाब से पॉलिटिकल इमेच्योरिटी हो, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा अभी तक राजनीति में नहीं थे, लेकिन इसके पहले उनकी पत्नी का एक ऑरा बना हुआ था कि भाई प्रियंका गांधी आएंगी तो राजनीति में एक नई शुरुआत होगी और प्रियंका गांधी में लोग इंदिरा गांधी की छवि देखते हैं। लेकिन प्रियंका गांधी का जादू उत्तर प्रदेश में का राजनीति में कहीं भी काम नहीं कर पाया। तो कांग्रेस को ये खुद सोचना चाहिए कि जब प्रियंका गांधी कोई जादू नहीं कर पाई तो रॉबर्ट वाड्रा जो राजनीति में कभी रहे भी नहीं है और उत्तर प्रदेश की पृष्ठभूमि से उनका कहीं कोई लेना देना नहीं है, तो अगर कांग्रेस को लगता है कि नया चेहरा उतार करके कुछ कमाल हो जाएगा, तो मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन ये है कि ये कांग्रेस की मैच्योरिटी होगी। अगर रॉबर्ट वाड्रा को चुनाव लड़ाना ही है, वो अल्टीमेटली राजनीति में आते, अब आ रहे हैं या अगले 5 साल में आते या कभी भी आते, या कांग्रेस की सरकार चल रही होती तो शायद वो पहले ही आ गए होते, लेकिन उनको किसी सेफ सीट से चुनाव लड़ाया जाएगा तो गांधी परिवार की इज्जत मुझे लगता है बच जाएगी। अदरवाइज धीरे धीरे यूपी से वो खत्म हो रहा है और ऐसा ना हो राजनीति से भी खत्म हो जाए, क्योंकि प्रियंका गांधी भी विफल हो चुकी हैं राजनीति में। अभी तक कोई ऐसा नया चमत्कार उनकी वजह से नहीं हो पाया है, कोई नया करिश्मा प्रियंका गांधी नहीं कर पाई। तो रॉबर्ट वाड्रा भी मेरे हिसाब से ऐसा कुछ कर नहीं पाएंगे और कांग्रेस को ये एक्सपेरिमेंट करना नहीं चाहिए, स्पेशली यूपी में तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन दिलीप जी, अगर हम स्मृति ईरानी के कार्यकाल को देखें तो उसको किस तरीके से आप देखते हैं?
नहीं, स्मृति ईरानी का कार्यकाल इंडिविजुअली नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि हम्म। इस समय स्मृति ईरानी के ऊपर चुनाव नहीं हो रहा है, चुनाव ओवरऑल भाजपा के ऊपर हो रहा है, और उसमें भी मोदी जी के चेहरे पे, मोदी जी की गारंटी पे, मोदी जी के वादों पर हो रहा है, और मोदी जी का जादू पूरे भारत में चल रहा है। तो आप स्मृति ईरानी वर्सेस रॉबर्ट वाड्रा देखेंगे तो कहीं ना कहीं टक्कर हो सकती है, लेकिन अमेठी की जनता स्मृति ईरानी को इसलिए नहीं दे रही कि वो स्मृति ईरानी को वोट दे रही है, वो भाजपा को वोट दे रही है, वो मोदी जी को वोट दे रही है। ठीक है। मनीष अग्रवाल जी लगातार बने हुए हैं। मनीष जी, इस तरीके से देखिए, अब दो प्रतिक्रियाएं तो लगातार सामने आ गई कि स्थिति क्या बनती हुई नजर आ सकती है, लेकिन बड़ी अच्छी बात दिलीप जी ने कही कि अब दिलीप यशवर्धन जी लगातार ये कहते हुए नजर आए कि जिस तरीके से रॉबर्ट वाड्रा वर्सेस नरेंद्र मोदी हो सकते हैं, क्योंकि स्मृति ईरानी के फेस पे वोट नहीं दिया जा रहा है, ये वोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर दिया जा रहा है। लेकिन जो लगातार कांग्रेस अपने आप को बचाने के लिए प्रयास कर रही है, वो प्रयास सही दिशा में जा रहे हैं या फिर ये दिशाहीन हो सकते हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि परिवारवाद का जो बीजेपी का आरोप है, कांग्रेस उसे और मजबूत करेगी। और अगर रॉबर्ट वाड्रा जी चुनाव में उतरते हैं तो बीजेपी के प्रचार के लिए एक नया आयाम मिल जाएगा। इस तरीके के एक्सपेरिमेंट नहीं करने चाहिए जब आप दूर दूर तक सत्ता में नहीं हो। मुझे तो लगता है ये यूपी की सेफ सीट जो दोनों कही जाती है, अब ये कहीं से भी सेफ नहीं है। और इस समय उत्तर भारत में कांग्रेस के पास कोई भी एक सेफ सीट नहीं है जहां वो लड़ सके। राजस्थान पूरा बीजेपी पे है, गुजरात है, पंजाब में आप और वो अलग अलग लड़ रहे हैं। तो इस टाइप के एक्सपेरिमेंट करके जनता में एक गलत मैसेज जाती है। लेकिन ऐसा लगता है कि रॉबर्ट वाड्रा जी ने कल जो स्टेटमेंट दिया है, वो उनको कहीं ना कहीं से फीडबैक मिला होगा पार्टी से, वरना इस टाइप का स्टेटमेंट उन्हें देने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो वैसे भी गांधी परिवार के ही सदस्य हैं। तो जब उन्हें चुनाव लड़ना होगा, कहीं से भी लड़ना होगा, तो उन्हें टिकट मिलने में कोई ऐसी परेशानी नहीं होगी। लेकिन यूपी की जनता से, अमेठी की जनता से अगर वो ये अपेक्षा करते हैं कि वो एकदम से एक पैराशूट लैंडिंग से टिकट लेके आ जाएंगे और चुनाव में कुछ बहुत अच्छा कर पाएंगे, तो जैसे और प्रवक्ता और राजनीतिक विश्लेषक बोल रहे थे, मुझे नहीं लगता कुछ वो कमाल दिखा पाएंगे इसमें। कांग्रेस के वोट बैंक को और कमजोर करेंगे यूपी में भी, उत्तर भारत में भी, क्योंकि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व ये नहीं देख रहा कि वो चुनाव लड़ने से डर क्यों रहा है। हार जीत चुनाव के बाद का परिप्रेक्ष्य, लेकिन आपको कार्यकर्ताओं का मोराल उठाने के लिए कम से कम फेस पे आके लड़ना तो पड़ेगा। आप यूपी में देखिए, विपक्ष का कोई बड़ा नेता चुनाव ही नहीं लड़ना चाहता। अखिलेश यादव ने भी अभी डिक्लेयर नहीं कराया, कांग्रेस से भी कोई बड़ा नेता ही आना चाहता। और माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात से आके 14 और 19 में यूपी से चुनाव लड़ते हैं, वाराणसी जीतते हैं, और वहीं से भाजपा का भी उदय होता है। 14 में 10 सीट थी भाजपा पे, उसके बाद 70 प्लस होती है। पिछली बार भी अखिलेश और मायावती के कॉम्बिनेशन के बाद भी वो लोग 64-65 सीट जीतते हैं। तो उन्हें ये देखना चाहिए कि देश की राजनीति की दिशा उत्तर भारत से ही तय होती है, और उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश से तय होती है। लेकिन वहां का शीर्ष नेतृत्व अगर एक चुनाव भी वहां से लड़ना नहीं चाहता, हार जीत को टेस्ट भी नहीं करना चाहता, तो इसका मतलब अभी से उन्होंने ये समझ लिया है कि हमारे लिए 24 के चुनाव में बहुत कुछ बचा नहीं है। आगे की क्या तैयारी करनी है वो तो एक अलग कड़ी चर्चा का विषय होगा। लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस का ये डिसीजन अगर होता है तो किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। ठीक है। इंदुकान जी लगातार बने हुए। इंदुकान जी, इस तरीके से अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं, हाल ही में घोषणा पत्र भी जारी हुआ, नौकरी का भी वादा कर दिया गया, 30 लाख नौकरी भी दी जाएंगी, एमएसपी भी दी जाएगी, महिलाओं के लिए भी तमाम चीजें यहाँ पर कही गई हैं। घोषणा पत्र को अगर हम देखें, उस हिसाब से काफी चीजें उसमें मौजूदा स्थिति में देखने को मिल रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस लगातार हर राज्य से हटती हुई क्यों नजर आ रही है? माइनस पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो कहाँ चूक कर रही है कांग्रेस? देखिए, मेरा मानना है कि कांग्रेस किसी एक नीति या सिद्धांत पर लगातार कायम नहीं रह पाई। एक मैं उदाहरण दूंगा, सिर्फ चीजें साफ हो जाएंगी। 2009 का जब लोकसभा इलेक्शन हो रहा था, मैं वाराणसी में था। माननीय राहुल गांधी जी ने संभाला था उत्तर प्रदेश का मोर्चा, और उन्होंने स्पष्ट घोषणा की थी कि कांग्रेस एकला चलेगी, जिससे कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो उसका हार्टलैंड था हिंदी का, वहां पे अपना नेटवर्क फिर से खड़ा करेगी। उसके पहले वो अलायंस में कई पार्टियों से लड़ती रही थी पिछले करीब 1.5 लेकिन उस वर्ष जब 2009 में कांग्रेस ने इस तरह की लड़ाई लड़ी, तो अकेले बलबूते पर लोकसभा में अभी भी हमें याद है कि उन्होंने 22 सीटें लाई थी 80 में से। लेकिन उसके बाद आप देखेंगे तो लगातार, चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, कभी वो कांग्रेस के साथ जाते हैं, कभी ये समाजवादी पार्टी के साथ जाते हैं, कभी उनका गठबंधन टूट जाता है, फिर कभी समाजवादी पार्टी और बसपा एक साथ आती है।
तो कांग्रेस अकेले पड़ जाती है। ऐसे में आप देखेंगे कि कांग्रेस को जो अपना नेटवर्क खड़ा करना था, जो कांग्रेस आजादी के बाद लगातार उत्तर प्रदेश में सत्ता में थी 80 के दशक तक, उसको फिर से पुनर्जीवित करने के लिए जो भी रणनीति तैयार हुई, कभी राहुल गांधी की सोच से चले लोग, कभी सोनिया गांधी जी की सोच से चले, कभी किसी की सोच से चले, तो यूनिफॉर्मिटी ऑफ थॉट नहीं रहा है और कभी भी वो अपनी जमीन को पकड़कर नहीं रह पाए। तो जिस कांग्रेस की टॉप लीडरशिप कभी उत्तर प्रदेश से हुआ करती थी, आज वहां नेहरू गांधी परिवार की प्रियंका को 2-2 3-3 बार प्रभारी बनाकर वो 2 सीट पर आ गए, उसमें से भी एक उनका एमएलए शामिल हो गया भाजपा में। तो ये बताने के लिए काफी है कि कांग्रेस या तो राजनीति में सीरियस नहीं है या उसकी वर्तमान लीडरशिप इसके लिए बिल्कुल नाकाबिल है। जी ठीक है। दिलीप जी, अगर हम जिस तरीके से अभी लगातार इंदुकान जी ने बताया कि इतिहास से लेकर अब स्थिति क्या रही, माइनस पॉइंट कहाँ रहे हैं कांग्रेस के, लेकिन मौजूदा स्थिति में अगर हम कांग्रेस की स्थिति को समझना चाहें, क्योंकि देखिए बीजेपी लगातार सभी लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के फेस पे चुनाव हो रहा है और जीतती हुई भी नजर आ रही है, लेकिन अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं तो एक तो मनभेद होता है, एक मतभेद होता है। मतभेद जरूर खत्म हो सकते हैं, मनभेद खत्म नहीं हो पाते हैं। पार्टी में आपसी नेताओं में जो मनभेद है वो एक कारण हो सकता है क्या? राजनीति में मनभेद और मतभेद का कोई मतलब नहीं है। राजनीति अपॉर्चुनिटीज का एक माध्यम है कि जब जिसको जैसा मौका मिलता है। आप देखिए कि बड़े बड़े लोग जिनमें बहुत ज्यादा मनभेद और मतभेद और कट्टर दुश्मनी होती, जो एक दूसरे को गाली दिया करते हैं, लेकिन अगर लगता है पार्टी को नेता से और नेता को पार्टी से कि एक दूसरे को फायदा हो सकता है राजनीतिक रूप से, तो वो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। ये जरूर है कि जो नेताओं का आपस में अंतर कलह होता है पार्टी में बहुत सारी महत्वाकांक्षाओं को लेकर के, वो पार्टी के वोट को डैमेज जरूर करता है। क्योंकि पार्टी में बहुत सारे नेता ऐसे होते हैं जो टिकट चाहते हैं या कोई बड़ा पद चाहते हैं या कोई बड़ी चीजों को चाहते हैं। अगर पार्टी की तरफ से वो आशाएं पूरी नहीं होती है तो वो पार्टी को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस के साथ ये हो रहा है। दूसरा, ये हमेशा एक राजनीति की परिपाटी रही है कि जो सत्ता में पार्टी रहती है वो लगातार मजबूत होती चली जाती है, क्योंकि उसके पास अपने नेता और कार्यकर्ताओं को देने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर किसी को राजनीतिक रूप से लाभ नहीं मिल पा रहा है तो उसको राजनीतिक सरकारी रूप से बहुत सारे लाभ मिल जाते हैं। लेकिन चूंकि कांग्रेस अब सत्ता में नहीं है, केंद्र की सत्ता में पिछले 10 सालों से नहीं है, तो केंद्र में तो वो किसी चीज को कोई किसी तरीके से ऑबलाइज करने के लायक ही नहीं है। स्टेट में उत्तर प्रदेश की अगर स्पेशली बात करें तो उत्तर प्रदेश में दशकों से कांग्रेस का आधार नहीं है और जो है वो धीरे धीरे खत्म होता चला जा रहा है। इसी रायबरेली अमेठी की सीट से प्रधानमंत्री इस देश को मिला है कांग्रेस को, लेकिन अब वो सीटें भी खत्म होती चली जा रही है। उसका कारण है कि उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऐसा कोई डेवलपमेंट नहीं किया जिसको रिमार्केबल डेवलपमेंट कहा जाए। अगर आप एक कंपैरिजन करेंगे कि मोदी जी ने वाराणसी में क्या किया और इंदिरा गांधी जी ने अमेठी, रायबरेली और इन सारी सीटों पर क्या किया, तो आपको ह्यूज डिफरेंस नजर आएगा। वाराणसी का डेवलपमेंट जनता को नजर आ रहा है कि अगर ये प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी है तो यहां पर बहुत सारी चीजें ऐसी दिख रही हैं जो प्रधानमंत्री के करकमलों से हुई हैं। लेकिन रायबरेली और अमेठी में ऐसा कोई भी काम आप नहीं बता सकते हैं जो ये कहा जा सके कि हाँ ये प्रधानमंत्री की वजह से इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को स्पेशली मिला है। तो ये डिफरेंस जनता पहले आंक नहीं पाती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस डिफरेंस को जनता के दिमाग में बैठाल दिया है। प्लस भारतीय जनता पार्टी का बाजार इस समय गर्म है और मल्टी फोल्डेड ऑप्शंस हैं उसके पास लोगों को ऑबलाइज करने के लिए, चाहे वो अपनी पार्टी के हों चाहे वो किसी और पार्टी के नेता हों। और पार्टी कांग्रेस के भी कई सारे नेता भाजपा में टूट टूट कर आए हैं। तो जहां राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं और लाभ जुड़ी होती हैं वहां मनभेद और मतभेद का कोई बहुत मतलब रह नहीं जाता है। ठीक है। मनीष जी लगातार बने हुए हैं। मनीष जी, इस तरीके से दिलीप जी ने बड़ा अच्छा समझाया कि मनभेद और मनभेद में कोई खास अंतर है नहीं है, राजनीतिक फायदे के लिए कुछ भी हो सकता है पार्टियों में। लेकिन मौजूदा स्थिति में कांग्रेस की स्थिति किसी से छुपी हुई नहीं है। बीजेपी एक तरफ लगातार अपना ग्राफ बढ़ाती हुई नजर आ रही है, दल बदल की राजनीति बहुत देखने को मिलती है। लगातार कांग्रेस को छोड़ के नेता चाहे यूपी के हो, राजस्थान के हो, मध्य प्रदेश के हो, और भी अलग अलग क्षेत्रों से जानकारी आ रही है कि कांग्रेस छोड़ के लगातार बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस की टिकट पर कोई लड़ना नहीं चाहता है। इतनी बुरी स्थिति हो चुकी है क्या? और उसमें भी नए नए एग्जाम्पल और नए नए तरीके खोज रही है कांग्रेस अपने आप को बचाने के लिए। देखिए, मैं इंदुकान जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, उसको इतने ज्यादा कोलैबोरेशन ढूंढने से अच्छा है अपना वजूद ढूंढना चाहिए और खुद चुनाव में जाना चाहिए। कांग्रेस का वोट अगर आप स्टडी करेंगे तो 14 में भी उतना ही था, 19 में भी उतना ही था, 9 में भी उतना ही था। प्रॉब्लम क्या आ रही है, कांग्रेस कोलैबोरेशन की वजह से ना
सीटें कम लड़ती जा रही है, तो उसका जनाधार जो है जगह जगह खत्म होता जा रहा है। और बीजेपी का वोट बैंक क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि वो नए वोटर ऐड कर रहे हैं, वो सीटें ज्यादा लड़ रहे हैं। बीजेपी ने एक नए तरीके की राजनीति शुरू करी है। आप देखिए मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में उन्होंने कहा हम अकेले लड़ेंगे, हम अकेले लड़के जीत के आएंगे, फिर देखेंगे हमें किससे कोलैबोरेशन करना है। यही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आपका कैडर जो है जमीन पे मजबूत रहे। पहले आप अपनी स्थिति का आकलन करें। अब इस बार के चुनाव में अभी ऐसा नहीं लग रहा कि कांग्रेस लगभग 300 सीटों पे लड़ेगी। तो अगर आप लड़ोगे ही नहीं तो आप 272 के मैजिकल फिगर को टारगेट ही नहीं कर रहे हो। आप पहले से ही समझ के चल रहे हो कि हम कोलैबोरेशन की ही सरकार बनाएंगे। दिल्ली में आप आम आदमी पार्टी के संग हो, पंजाब में वो आप दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ रहे हो। ममता बनर्जी को यूपी में सीट दी जा रही है, ममता बनर्जी बंगाल में कोई सीट नहीं दे रही। तो ये जो प्रॉब्लम है, इन लोग को ये लगता है कि पब्लिक इस चीज को नहीं समझ रही, लेकिन पब्लिक इसको भली बात ही समझ रही है कि अगर सीट शेयरिंग में आपका कोई कोलैबोरेशन अभी नहीं हो पा रहा, आप ज्वाइंट रैलीज नहीं कर पा रहे हो, तो कल को आपको देश का नेतृत्व कैसे दे दिया जाए, वो भी प्रधानमंत्री मोदी जैसे कद के सामने आपको कैसे फिर से एक मौका दिया जाए। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगर कांग्रेस के लोग इस चीज को सुन रहे हो तो उन्हें हर जगह अपने प्रत्याशियों को ढूंढना चाहिए, खुद जमीन पर धरातल पे चुनाव लड़ना चाहिए। जैसे इंदु कांत जी ने कहा 2009 में उन्होंने सर्वाधिक सीटें जीती, अभी के हिसाब से 22 सीटें। तो जब वो जमीन पे जाएंगे तभी उनका कैडर मिलेगा। आज वो यूपी में सिर्फ 13, 15, 17 सीटों की बात कर रहे हैं। अगर 80 सीटों में से आप इतने लड़ेंगे तो आप कितनी जीतेंगे और फिर देश की राजनीति में आप कहां जाएंगे? पहले दक्षिण भारत को गढ़ कहा जाता था कांग्रेस का। अगर आप दक्षिण भारत को आज देखिए तो दक्षिण भारत में लोग कहते हैं बीजेपी का प्रेजेंस कम है, लेकिन अगर आप लोकसभा के फिगर देखिए तो बीजेपी के पास 29 सीटें हैं और कांग्रेस के पास 27 सीटें हैं दक्षिण भारत में। लेकिन तो कहां से प्रेजेंस कम हुआ? इन चीजों को कांग्रेस को मंथन करना पड़ेगा, गांधी परिवार से बाहर निकलना पड़ेगा, जमीन के कार्यकर्ताओं से जुड़ना पड़ेगा और कोलैबोरेशन को एक हद तक ही करना पड़ेगा। अगर आप कॉम्प्रोमाइज से ज्यादा करते जाओगे तो फिर आपके कोलैबोरेशन के जो छोटे पार्टनर्स हैं वो हावी होते जाते हैं। क्योंकि आप देखिए जैसे ममता बनर्जी है, आम आदमी पार्टी है, उन्हें मालूम है कि जो हम प्रदेश में सरकारें चला रहे हैं ये रीजनल वोटर जो है ना हमारा, ये बेहतर कांग्रेस का ही वोटर है। तो अगर हम लोग साथ में मिलकर लड़ेंगे तो ये वोट बैंक शिफ्ट हो जाएगा। इसलिए वो इन समझौतों का विरोध करते हैं, कहते हैं हम अपने राज्य में समझौता नहीं करेंगे। ठीक है, इंदु कांत जी कुछ कहना चाह रहे हैं। इंदु कांत जी बोलिए। ये देखिए मनीष जी ने जो बात की उसमें इसमें ऐड कर दूं कि आज सिर्फ इस नाम पे कि भाजपा को या मोदी को सत्ता से बाहर करना है, कांग्रेस ने जिस तरह आम आदमी पार्टी को अपने कंधे पे बैठाया है, मैं आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी उसके लिए भस्मासुर साबित होगी। दिल्ली से कांग्रेस को सत्ता से बाहर करने वाली आम आदमी पार्टी, पंजाब से कांग्रेस को बाहर करने वाली आम आदमी पार्टी, गुजरात में उसको डेंट करने वाली आम आदमी पार्टी, गोवा में उसको डेंट करने वाली आम आदमी पार्टी, और अब आपने उसको कंधे पे बैठा करके चाहे 1 सीट चाहे 2 सीट दे करके उन राज्यों में, सभी राज्यों में अपना नेटवर्क बढ़ाने का मौका दिया है। राजनीतिक तौर पर मैं मानता हूं व्यक्तिगत तौर पे कि ये कांग्रेस के लिए आने वाले समय में सुइसाइडल साबित होगा। जी ठीक है, समय कम है, तीनों मेहमानों को रोकना चाहूंगा। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हिस्सा बनने के लिए, तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए, अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा जहां पर रॉबर्ट वाड्रा वर्सेस स्मृति ईरानी हो सकता है, क्योंकि लगातार रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर जनता चाह रही है तो मैं चुनाव लड़ सकता हूं, लेकिन ये आने वाला वक्त बताएगा कि सीट पर कौन सा प्रत्याशी उतारा जाता है, किस तरीके की रूपरेखा बनती है, ये समय जरूर बताता हुआ नजर आएगा। फिलहाल इस खास पेशकश में अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।